किया था हेडफील्ड स्टील का, उसकी एक वजह भी थी कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, शेफील्ड यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, और जिस बिल्डिंग में हमारा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस, उसका नाम था सर रॉबर्ट हेडफील्ड बिल्डिंग, एंड ही वाज अ प्रोफेसर इन शेफील्ड। और उसने वहीं से अपना पढ़ा, तो उसने ऑक्सफोर्ड से था, लेकिन वापस आने के बाद उसने यहाँ पे आके उसने पढ़ाया और उसने सारी रिसर्च की थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने जो ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से उसका ये नाम, ये इसको टाइटल भी मिला था, रॉबर्ट हेडफील्ड को सर का उसको दिया गया था। और उसके नाम पे एक स्कॉलरशिप भी थी, एक चेयर भी थी, जो उसको एक प्रोफेसर जो उसको चेयर करता था। और उसकी डेथ के बाद से अब तक 8 या 9 लोग जो हैं हेडफील्ड स्टील पे पीएचडी कर चुके हैं। ठीक है ना। और जब मैं वहां पढ़ रहा था 80s के अंदर, तो उस वक्त भी एक मेरा कोलीग उसके ऊपर पीएचडी कर रहा था, तो आई वाज वेरी मच फेमिलियर विद दिस स्टील। एक तो जाहिर है कि वो 13-14 मंजिला बिल्डिंग का उसके नाम पे रखी गई। तो एक आदमी ने एक काम किया था, एक ये प्रोडक्ट उसने बनाई थी, तो मेरे जहन में ये था कि जी चले वहां पे मैं रहा हूँ और उसको जो एक्नॉलेज किया जाए। अंबर, आप अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज देखिए, क्रिटिसिज्म दो तरह का होता जी है। सर। एक वो होता है कि जो किसी को डिमोरलाइज करने के लिए किया जाए, किसी की पर्सनैलिटी को तबाह करने के लिए, और एक होता है जी उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए। तो मैं जो कुछ आपसे बात कह रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कल को आने वाली जिंदगी ना कुछ भी नहीं है। अगर आपके जहन में ये है कि मैं सख्त हूँ ना, वेट टिल यू गेट योर फर्स्ट बॉस ना, उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी के अंदर जब बॉस मिलता है ना, वो आपके साथ क्या करता है और नौकरी क्या होती है। वो नौकरी का एक नाम गुलामी भी है। ठीक है ना, वो इंसान को करनी पड़ती है। तो आज अगर आप तैयारी कर लेंगे ना आने वाले कल के लिए, तो आने वाला कल आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। मेरे जी जो सर, जो मुझे इंशाल्लाह। तकलीफ हुई है इस बात की हुई है कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एनीवे, तो उम्मीद है कि आइंदा जो होंगे असाइनमेंट, उसमें आप इससे बेहतर करेंगे और इम्प्रूव करते चले जाएंगे। यही हमारा काम है कि हमारा आने वाला कल जो है ना, आज से बेहतर होना चाहिए। जनाब जी सर। प्रेजेंटर साहब आए, अरसलान साहब आए, नहीं आए? जी सर। आ गए अरसलान साहब? जी सर। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है मुझे। एक सेकंड सर। अरसलान, अरसलान। जी सर। हाँ जी, अब आई है आपकी आवाज। मैं इसको स्लाइड शो सॉरी। पे लगा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी। मेरा टॉपिक है आज का इंगेट कास्टिंग। प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इंगेट कास्टिंग। सर प्रोसीड करें आगे। इंगेट्स जो हैं वो बेसिकली एक बड़ा चंक है मेटल का, या बड़ा पीस होता है मेटल का, जिसको हम कास्ट करते हैं अपने डिजायर्ड शेप में, ताकि हम इसको इजीली स्टोर कर सकें या ट्रांसपोर्ट कर सकें। मूविंग ऑन। इंगेट कास्टिंग की बेसिक्स क्या होती हैं? बेसिक्स इसकी हैं कि हम पहले मेटल को मेल्ट करते हैं। वो मेटल चाहे आप स्क्रैप से लें या उसको अपने ओर से एक्सट्रैक्ट करें। जनरली हम स्क्रैप और ओर से निकला हुआ मेटल साथ मिला के उसको मेल्ट करते हैं, देन उसको कास्ट में डालते हैं। मोटल मेटल को कास्ट में डालते हैं और उसको हार्डन होने का टाइम देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा हार्डन हो जाता है, उसको फिर मोल्ड से निकाल दिया जाता है, और जो शेप आपके पास, ये जो पीस आपके पास आता है, उसको हम इंगेट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इंगेट कास्टिंग के मेथड्स हैं कुछ, जिसमें डाउनहिल कास्टिंग है। पहला डाउनहिल कास्टिंग सबसे बेसिक मेथड होगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने कास्ट में जो है मोल्टन मेटल पोर करते हैं फ्रॉम द टॉप, ऊपर से डालते हैं। अब इसमें एक मसला आता है कि जैसे हम ऊपर से जब इसमें मेटल डालते हैं, तो इसमें होता है कि जब हम मोल्टन मेटल के अंदर बीच में बबल्स आ जाते हैं जैसे इसको ऊपर से पोर करते हैं। ठीक है। और एक मसला इसमें ये भी आता है कि जब ये सॉलिडिफाई होता है, तो इंगेट के ऊपर एक कर्व शेप बन जाता है, जिसको हमें रिमूव करना लाजमी होता है। दूसरा मेथड है अपहिल कास्टिंग। अपहिल कास्टिंग में क्या होता है, इसमें जो है मोल्ड जो भरता है वो नीचे से भरता है। मोल्टन मेटल जब भरेगा मोल्ड में, वो नीचे से भरना शुरू होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेडल के जरिए हम मोल्टन मेटल लाएंगे, उसको पोर कराया जाएगा स्प्रू के जरिए, और वो रनर से होते हुए मोल्ड्स के
बॉटम से फिल होना शुरू होगा। इससे क्या होगा कि मोल्ड जो है वो यूनिफॉर्मली फिल होता है और जो है इसमें फ्रैक्चर्स और क्या कहते हैं फॉल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब कंटिन्यूस कास्टिंग एक थोड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। ये वैसे तो इस्तेमाल नहीं होता इंगट्स बनाने के लिए, लेकिन इसको हम कर सकते हैं इंगट्स बनाने के लिए कास्ट। इसमें क्या होता है कि लैडल के जरिए मोल्टन मेटल लाया जाता है। लैडल एक तरह से एक क्रेन होती है जो मोल्टन मेटल को लेके आती है, उसको टंडिश में पोर किया जाता है। टंडिश का काम होता है कि स्लोली मेटल को पोर करे एक मोल्ड के अंदर। अब ये जो मोल्ड होता है ये टू एंड फ्रो मोशन में होता है, ताकि और ये मोल्ड की एक और खासियत भी है कि इस मोल्ड बॉटम लेस होता है मोल्ड, ताकि जो हम मेटल पोर करें वो इसके नीचे से निकलता रहे। अब ये मोटल जो है मोल्ड जो है वो टू एंड फ्रो मोशन में होता है, ताकि जो मेटल निकल रहा है वो बिना फंसे निकलता रहे। और नीचे जो इसके जो रोलर्स लगे हुए हैं वो इस मेटल को पकड़ के पुल करते हैं। अब आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि मोल्टन मेटल को रोलर्स पकड़ कैसे रहे होंगे। तो इस जैसे ही मोल्टन मेटल नीचे आता है, इसको ये वाटर जेट्स लगे हुए होते हैं रोलर के पास, जो इसको ठंडा करवा रहे होते हैं, यानी इतना कूल करा देते हैं कि रोलर्स की ग्रिप में आ जाए और एक यूनिफॉर्म लेंथ इसकी बनती रहे। अब इस यूनिफॉर्म लंबी लेंथ को एक आगे जो टॉर्चेस लगी होती हैं वो इसको काटती रहती हैं छोटे पीसेस में, मैनेजेबल साइजेस में, तो हमारी इंगट प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट, अब इंगट्स बन गए। अब इंगट्स का हम करेंगे क्या? या तो हम इसको स्टोर करेंगे या फ्यूचर फ्यूचर यूज के लिए, या तो इसको ट्रांसपोर्ट करके जहाँ की यूज होगा वहां इसको भिजवा दिया जाएगा। बेसिकली इंगट्स को इस्तेमाल करने के लिए आगे यानी प्रोसेस कराने के लिए इसको रीहीट किया जाता है, ठीक है, और मशीन किया जाता है अगर हमें इसके जो भी काम लेना हो आगे, या जैसे शीट्स वगैरह बनानी हो, स्लैब्स बनाना हो, उसके लिए। नेक्स्ट, हॉट, जैसी हमारे पास एक अब इसकी मैं आपको प्रोसेसिंग बताऊंगा कि अगर हमें इसकी कोई प्रोडक्ट्स बनानी है तो वो किस तरह बनेंगी। इंगट्स को जो है हम क्या करेंगे, रीहीट करेंगे। रीहीट करने का ऐसे नहीं कि नॉर्मली रीहीट कर देंगे, इसको यूनिफॉर्मली हीट करना लाजमी होता है, ताकि प्रोसेसिंग के वक्त इसके अंदर फ्रैक्चर्स ना आ जाएं, क्रैक्स ना आ जाएं, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली हीट नहीं होगा तो ये रप्चर हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं बनेगी। अब इसकी प्रोसेसिंग में दो स्टेज होते हैं, एक तो होगी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनती है। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? तो स्लैब्स होंगे, ब्लूम्स होंगे या बिलेट्स होंगे, ठीक है। अब इन सब के लिए अलग अलग प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं। स्लैब बनाने के लिए आप इसकी रोलिंग करेंगे फ्रॉम द टॉप, यानी इसको दो रोलर्स के दरमियान से गुजारेंगे हीट करके, बार बार जब तक आपको इसकी थिकनेस जो है रिक्वायर्ड थिकनेस अचीव नहीं हो जाती। ब्लूम्स के लिए भी इसी तरह प्रोसेस होगा, बिलेट्स के लिए भी होगा यही प्रोसेस। अब स्लैब से जो है हम प्लेट शीट्स वगैरह बना सकते हैं। ब्लूम से जो है ज़्यादातर स्ट्रक्चरल मटीरियल, स्ट्रक्चरल को वो बनते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि बीम्स वगैरह। बिलेट से हम रॉड्स और बार्स बनाते हैं। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, हाँ सही है सर, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं मिल्स की। ये ब्लूमिंग मिल है, इसके बाद साथ में बिलेटिंग मिल है और देन स्लैबिंग मिल है। ओके जी जनाब, कौन पहला सवाल पूछेगा? सर जैन हियर, जी जैन। क्वेश्चन है मेरा। अरसलान, आपने डाउन हिल और अप हिल कास्टिंग एक्सप्लेन की है। मुझे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि क्या इन दोनों में मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है? क्योंकि देखो अप हिल अगर मोल्डिंग हम करते हैं तो बीच में ऐसी कंडीशन भी तो पैदा हो सकती है कि जो मेटल सॉलिडिफाई हो रहा है वो ऊपर से होना शुरू हो जाए। जब वो मोल्ड में जा रहा है तो वो ऊपर से सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाए, तो नीचे से जो मेटल आ रहा है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें दोनों कास्टिंग में डिफरेंट टेम्परेचर पे मेटल को हीट करना पड़ेगा? हो सकता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा हीट अप करने का, ताकि इधर कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। अपहिल में इसमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इसमें आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अपहिल में अक्सर ऐसा होता है कि ये जो हिस्सा होता है ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको हमें बाद में रिमूव करना पड़ता है। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसका ये ड्रॉबैक है, इसमें मटीरियल ज़्यादा वेस्ट होता है। डाउन हिल में ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, लेकिन वेस्ट तो नहीं कह सकते हम, रिसाइकिल हो जाता है वो बाद में। लेकिन आपने जो कहा कि अगर ये बीच में अटक जाए तो ऐसा पॉसिबल है, इसलिए हाई टेम्परेचर रखे जाते हैं यहाँ पे।
ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सर दिस इज वजाहत। पहले जो पहले बोला है अपना नाम बता दे और सवाल पूछ ले। सर हसन आफरीदी। हसन प्लीज। अरसलान, जो आपने बताया कि हम मोल्ड के अंदर हम मोल्टन मेटल डालते हैं, अगर मोल्ड के अंदर हम कोई रिफैक्ट्री लगाते हैं कि जब मोल्टन मेटल डालने से पहले? रिफैक्ट्री मटेरियल से ही बनता है ना मोल्ड तो? नहीं ना, इंगट का मोल्ड तो मेटल से बनता है। यानी उसके बाहर होता है रिफैक्ट्री मटेरियल ना, जैसे सैंड टाइप मटेरियल होता है वो। जी, मैं ये कहना चाहता कि एक मोल्ड है, मोल्ड के अंदर हम मोल्टन मेटल डालेंगे तो मोल्टन मेटल तो मोल्ड के स्टिक हो जाएगा अगर हम रिफैक्ट्री नहीं लगाते। नहीं, इसको इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ये था कि इसको आप आराम से निकाल सकते हैं कि पुश करके। ठीक। मोल्ड्स क्योंकि खुल जाते हैं, वो स्टिक नहीं होंगे। रिफैक्ट्री मटेरियल्स लगा हुआ होता है, वो बनते ही मोल्ड इस तरह से है ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। सही है। और दूसरा किसका सवाल था? सर मेरा, सर ख्वाजा वजाहत सर। की वजह मेरा सलान ये क्वेश्चन है आपसे, हम इनगट कास्टिंग करते क्यों हैं? जब हमारे पास कंटिन्यूस कास्टिंग का प्रोसेस है, हम मटेरियल अच्छे से और लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग से, तो हम इनगट कास्टिंग करते क्यों हैं? इनगट कास्टिंग अगर देखो, अगर तुमने मोल्टन मेटल में अगर ज्यादा तुमने मेल्ट यानी कर लिया है, मेटल जो है वो मेल्ट कर लिया ज्यादा, आपने प्रोडक्शन कर ली, आपने कंटिन्यूस कास्टिंग से प्रोसेस करके निकाल दिया, अब आपके पास मोल्टन मेटल बचा हुआ है, तो आप उसको स्टोर किस तरह करोगे? आप उसके इंगट्स बना के अपने पास स्टोर कर लोगे ताकि आप उसको बाद में फ्यूचर यूज कर सको, यानी इसका। नहीं, मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। देखें, दो मेथड है ना जो आपने बात की, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का है, या आपने बात की कि जो हम ओर से बनाते हैं ना। जब ओर से बन के आता है तो बैच साइज जो होता है, एक जो टैपिंग होती है ना ब्लास्ट फर्नेस की 8 घंटे के बाद, वो थाउजेंड्स ऑफ टन की एक टैपिंग होती है ना। अगर आप 11 लाख टन की साल की आपकी स्टील है, 330 से आप डिवाइड कर लें तो एक दिन में कितना स्टील बन रहा होता है ना। तो जब आप बल्क के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यू यूज इनगट, नहीं यानी अब स्टील मेकिंग से बन के स्टील आएगा जो भी ग्रेड होगा, उसको आप इनगट की शक्ल में कास्ट करते हैं, देन यू रीवर्क इट। और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए जो बात कर रहे हैं, वजाहत ने जो बात की है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए इनगट का मेथड एडवाइजेबल नहीं होता है हमेशा। उसके लिए कंटिन्यूअस कास्टिंग इज मोर सुटेबल बिकॉज इट इज नॉट प्रोड्यूस इन बल्क। उसका क्वांटम क्या होगा? 3 टन, 5 टन, 7 टन? क्यों भाई, हम वजाहत गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही होता मैक्सिमम है। 30 टन का तो कभी निकलता ही नहीं है ना। कोई बहुत ही कोई स्पेशल कोई ऑर्डर आ जाए तो आप 30 टन का एक बैच बनाओगे, वरना नॉर्मली 3 टन, 5 टन, 7 टन इस तरह के होते हैं। तो उनके लिए वो सुटेबल है। इनगट जो है सुटेबल है बड़े काम के लिए ना। जब आप यानी जो आयरन ओर से अगर आप स्टील बना रहे हैं ना वाया पिग आयरन के रूट लेके, तो उसके लिए ये सुटेबल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने जो बात कही है ना लेडल के हवाले से, देखें यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर गए। मैं ये आपसे, मुझे दुख होता है कि अगर आप लोग अपनी पहली प्रेजेंटेशन देख लेते ना, जिन्होंने आई थिंक वजाहत ने की थी प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के ऊपर, उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि लेडल है क्या। लेडल इज नथिंग बट ए बकेट। एक बहुत बड़ी बाल्टी है, एक बहुत बड़ी बाल्टी है, उसके अंदर आपने रिफ्रैक्टिव की लेयर लगा दी है कि जिसके अंदर वो चिपक ना सके। ठीक है ना, मतलब मेटल जो है मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो जाएगा तो चिपक जाएगा ना। तो आपने रिफ्रैक्टिव ले उस बकेट को, लेडल को आप यूज करते हैं टन डिश में, टन डिश से मोल्ड के अंदर ले जाने के लिए। अब ये जो सवाल आपसे किया था, बड़ा टेक्निकल सवाल किया है इन्होंने, जो कि मोल्ड का जो सवाल किया है। देखें, ये जो आपने दिखाया है ना मोल्ड डाउनवर्ड का या अपवर्ड का, बिल्कुल सही बात है कि एयर ट्रैप हो जाती है जब आप कर रहे होते हैं, और वो एयर से वहां से जो आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो वहां से क्रैक इनिशिएट होगा। ये सॉलिडिफाई चिपकता इसलिए नहीं है कि इनगट की जो मोल्ड की जो आपकी लेयर है ना, उसके अंदर कोई चीज नहीं होती है। उसके अंदर बाज औकात वाटर कूलिंग जेट्स दिए जाते हैं कि पहली लेयर चिपक के वो फिर उसके बाद अंदर वाला बड़े हॉट रहता है ना। तो आप जब ऊपर से सॉलिडिफाई हो गया, अंदर वो चाहे मोल्टन भी हो, आप उसको निकाल सकते हैं रिमूव करके ना। सर लेकिन इसमें ये चीज भी होती है ना, जैसे ये कांटेक्ट में आता है, जैसे जब मेटल इंगट के कांटेक्ट में उसके कांटेक्ट में आएगा कास्ट में, तो वो जल्दी खाली पापे लेना उससे, बंद नहीं लेना। हाँ 400 रुपए। अरे चलो भाई यार, बंद कबाब तो हम भी खा लेंगे, हम भी भूख रहे हैं बहुत भाई। बंद कबाब अगर होगा तो हम भी खा लेंगे। आई डोंट नो कौन था ये। एनीवे, ठीक है। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बट नॉट टॉप ऑफ द लाइन। ठीक है। जो मैंने सबसे पहले किसने की है, अमीन को, जो मैंने अमीन को बात कही, आपको भी वही कह रहा हूँ, इट इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन,
बट ये 5 आउट ऑफ 5 वाली नहीं है। ओके, तो आई विल डिसाइड लेटर ऑन कि आपको क्या नंबर दे रहे हैं। अच्छा, वो साहब एयरक्राफ्ट वाले साहब आ गए। हेलो। यस सर। जी, मैं यस यस आ गया। आपकी प्रेजेंटेशन जी आपकी प्रेजेंटेशन में लगा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों और उस्ताद को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खैसर सलीम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हम जहाज़ बनाने की बात करते हैं तो उसमें एल्युमिनियम को दूसरे अनासरों पे क्यों तरजीह दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। जब जहाज़ बनाने की बात होती है तो मैं ये बात बताऊंगा कि क्यों बनाई जाती है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मासिक तारीख के कुछ वाक़यात आपके सामने रखूं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि एल्युमिनियम के अलावा अगर हम किसी और अंसर का इस्तेमाल करें तो क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आ सकता है। तो जब तारीख की बात होती है, जहाज़ की तारीख की बात, तो एक नाम सर फहरिस्त रहता है जो है राइट ब्रॉडकास्ट का नाम। इन्होंने 1903 में लकड़ी और कपड़े का बना हुआ एक जहाज़ तख्लीक किया जो जिसको स्टार्ट में तो बहुत शोहरत मिली, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा और इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो इससे हादसात में भी इजाफा होना शुरू हो गया। हादसात की वजह जब जानी गई तो उसमें लकड़ी का कल जाना था। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो 1915 में एक जाने माने साइंसदान ह्यूगो चंकर्स की नज़र एक एल्युमिनियम नामी अंसर पे पड़ी जिसको अभी 100 साल का अरसा ही गुजरा था दरियाफ्त हुए हुए, मगर इसने अपनी खसूसियात की वजह से एक अपना अलग मकाम बना लिया था। तो 1915 में ह्यूगो चंकर्स ने पहला एल्युमिनियम से बना हुआ जहाज़, मतलब इसका पेशतर हिस्सा एल्युमिनियम का बना हुआ था, इसे तामीर किया। इसके अलावा इसमें कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज नामी अंसर का भी इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपना तजुर्बा किया और तकरीबन 100 साल के बाद अब जो हमारे पास जहाज़ जिस हालत में है उसमें कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम को तब्दील करके स्टील और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एल्युमिनियम 100 साल के बाद भी तब्दील नहीं हो सका। जिन अनासर को तब्दील किया गया उनको इस वजह से तब्दील किया गया क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी, संग आलूद जल्दी हो जाते थे, उसके अलावा सेफ्टी फैक्टर्स का भी मसला सामने आया। अब हेलो इंजीनियर्स वो क्या टेक कर किसी अंसर का इस्तेमाल करते हैं जहाज में। ये नेक्स्ट स्लाइड। आपकी आवाज आ रही है और जा रही है मेरे पास। आई एम लूजिंग यू एट टाइम्स। सर इनकी आवाज सही नहीं आ रही है, मुझे भी कट कट के आ रही है इनकी आवाज। यही मैं कह रहा हूँ, मुझे भी इस स्लाइड के इन्होंने क्या कहा है उसके बाद, इस स्लाइड के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये एल्यूमिनियम इज नॉट रिप्लेसेबल के बाद आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज तो सबको आ रही है। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो प्रेजेंटर हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जी सर आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। सर मैं रिपीट कर देता हूँ जिस स्लाइड में कटी है। ये स्लाइड पे आ गया हूँ मैं वापस, रिप्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, यहाँ से आगे कंटिन्यू कीजिए। तो हम कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज को हमने तब्दील कर दिया स्टील और टाइटेनियम में। वो तब्दील इस वजह से किया क्योंकि जो अनासर थे कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये जल्दी संग आलूद हो जाते थे। इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, हमारी पैसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे और उसके अलावा सेफ्टी फैक्टर्स का भी मसला आ रहा था। इस वजह से हमने स्टील और टाइटेनियम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर एल्युमिनियम को 100 साल के बाद भी हमारे पास इसका कोई रद्दो बदल नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स क्या टेक कर किसी अंसर का इस्तेमाल करते हैं जहाज़ बनाने में। तो पहली चीज़ जो आती है वो है थ्रस्ट टू वेट रेशो। इसमें ये होता है कि ज़मीन का दबाव और हवा का खिंचाव कितना पड़ रहा है आपके इस्तेमाल किए हुए अंसर पर।
तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है एक लाइट वेट होता है, वो ये इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि वो लाइट वेट होता है। तो इस पर हवा का दबाव कम पड़ता है और हवा का तनाव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद है जहाज़ बनाने के लिए। दूसरी चीज़ आती है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एल्यूमिनियम एक डक्टाइल मटेरियल है, तो हम इस पे हीट ट्रीटमेंट करके इसको इस शेप का बना देते हैं कि जब हवा सामने से इस पर असरअंदाज नहीं हो पाती, ये हवा को काट के अपनी रफ्तार बरकरार रख सकता है। डक्टिलिटी की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी थी डक्टिलिटी। तीसरा इसमें है कि ये आसानी से वेल्डिंग हो जाती है। जो एरोनॉटिकल कंपनीज हैं वो लोग इस्तेमाल करती हैं कैस्ट टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जो कि उनको इंतहाई सस्ती पड़ती है। दूसरी जानिब हमारे पास एल्यूमिनियम जो होता है वो भी इंतहाई सस्ता है दूसरे अनासर के मुकाबले में, तो हम बहुत आसानी से इसे वेल्ड कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। जो चौथी चीज़ है वो है बिहेवियर एट डिफरेंट टेम्परेचर। जहाज़ का इस्तेमाल सर्दी हो, गर्मी हो, उसके अलावा बारिश वाला मौसम हो, हर मौसम में किया जा रहा है। यहाँ तक कि बर्फानी इलाकों में भी जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो मटेरियल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो ख़ुद को स्टेबल कर सकता है। मतलब इस पे डिफरेंट टेम्परेचर असरअंदाज नहीं होते। उसके अलावा इस पे जब हम जहाज़ पे सफ़ेद कलर कर देते हैं तो सूरज की रोशनी का असर भी उस पर नहीं होता। सफ़ेद कलर को सूरज की रोशनी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जो आखिरी चीज़ है वो कॉरोजन रेसिस्टेंस है, मतलब ये जल्दी संग आलूद नहीं होता। ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा मिला हुआ है एल्यूमिनियम को कि तकरीबन 50 साल का अरसा एल्यूमिनियम बगैर संग आलूद हुए गुजार सकता है। सर यहाँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करता हूँ। मैं यही देख रहा था कि आगे कोई स्लाइड नहीं है। ओके जी, ऑलराइट जनाब, क्वेश्चंस प्लीज। सर हमाद जी प्लीज। मुझे पहले बताइए किस स्लाइड पे आऊं मैं? लास्ट स्लाइड सर। ओके सर, थ्रस्ट टू वेट रेशियो इसने एक्सप्लेन किया, लाइक उसमें बहुत इनकम्प्लीट था, तो वो जानना चाहेंगे। और बिहेवियर एट डिफरेंट टेम्परेचर इसने कहा है, तो उसमें कह रहा है कि लाइक सर्दी हो, गर्मी हो, बेसिकली जहाज का डिफरेंट टेम्परेचर, तो हम बेसिकली एयर टेम्परेचर की बात करते हैं जब वो 40,000 फीट के ऊपर उड़ रहा होता है। बिल्कुल सही। और बस सर, और क्रोजन रेजिस्टेंस बेसिकली एल्यूमिनियम कोरोड तो होता है, लेकिन वो तो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। वही जो क्रोमियम के साथ होता है वो इसके साथ होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सर। एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड कहते हैं, Al2O3 की एक लेयर बनती है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो कहा है बिहेवियर एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। और थ्रस्ट टू वेट रेशियो पे आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमाद और मैं दोनों मुतमईन नहीं हुए। मुझे यकीन है कि और दूसरे साथी भी इससे मुतमईन नहीं हुए। इसको जरा आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सही है। क्रोजन हमें समझ में आ गया जो आपने कहा। जमीन का दबाव और हवा का तनाव का तनासब होता है। जब हम एक हल्की चीज को हवा में छोड़ते हैं तो उस पर हवा ज्यादा अंदाज होती है ग्रेविटी के मुकाबले में। ओके तो इस वजह से एल्यूमिनियम क्योंकि एक लाइट वेट मेटल है, तो उसको इजी होता है हवा में सरवाइव करना। उस पर कैविटी इतनी असरअंदाज नहीं होती। अगर उसकी शेप सही बनी हुई है तो कैविटी उस पर इतनी असरअंदाज नहीं होगी। देखिए, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा ना, मैं शायद मैं गलत हूँ, मैं इस तरीके से करूंगा कि देखिए एल्यूमिनियम का लाइट वेट होने की वजह से जब वो टेक ऑफ करता है, एयर रेजिस्टेंस जो उसके ऊपर होता है, अगर यही चीज वही स्ट्रक्चर जो जहाज का स्ट्रक्चर है अगर स्टील का होगा, स्टील के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, वो जमीन पे आ गिरेगा उसकी। और यानी जो उसकी इंजन की पावर आपको या तो डबल करनी पड़ेगी उसको हवा में रखने के लिए, बिकॉज ऑफ वेट। तो इसका लाइट वेट होना ही इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब आपने एक जगह बात की है, हमाद आप मुतमईन हुए इस बात से जो इन्होंने कही है? थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है,
क्योंकि बेसिकली एल्यूमिनियम सिर्फ लाइट वेट कराता है, बाकी एयर रेजिस्टेंस पे और एयर प्रेशर पे तो टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई दूसरा मटेरियल लगा ले, अच्छा, वो मैकेनिकल डिजाइन है। जी हाँ, ये जो जैसे अहमद ने बात कही है कि बिहेवियर है डिफरेंट टेम्परेचर, बात ये है कि जहाज पे हो क्या रहा है, आप अगर दुबई में लैंड करोगे गर्मियों के अंदर तो ग्राउंड के ऊपर टेम्परेचर होगा 50-51, ठीक है, अगर आप कहीं और चले जाओगे। और यही जैसे आप जहाज के अंदर बैठते हैं, जहाज हाइट गेन करता है, टेम्परेचर -41 तक चला जाता है। ये जहाज की बॉडी के एल्यूमिनियम और इसके अलॉय के अंदर जो काम हुआ है ना पिछले 50 साल में, वो यही हुआ है कि इसकी थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को मिनिमाइज किया जाए, कि जो पार्ट्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, जो वेल्ड किए गए हैं, वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की वजह से कहीं वो उसका कोई फेलियर ना आ जाए। ये इसके अंदर जो चीज होती है ना, ये और यही चीज अगर आप आगे पढ़ेंगे ना, तो एविएशन फ्यूल जो होता है ना, जो जहाज के अंदर डाला जाता है, इट्स ए फॉर्म ऑफ केरोसिन, जो हम यूज करते, मट्टी के तेल की एक फॉर्म होती है, रिफाइंड केरोसिन होता है। उसके अंदर भी आपको ये प्रॉपर्टी देनी होती है, उसके अंदर भी एडिटिव डालने पड़ते हैं कि वो जहाज पहुंचा हुआ है -40 के ऊपर, पता चला कि अगर आपका उसका जो फ्रीज हो गया वो, तो फिर क्या करेंगे आप? जहाज तो बिल्कुल एक बम की तरीके से नीचे आके पड़ेगा ना। तो उसके अंदर एडिटिव डाले जाते हैं, एंटी फ्रीजिंग एडिटिव डाले जाते हैं, ताकि -50 तक भी अगर जहाज किसी वजह से चला जाए तो वो फ्रीज ना हो, चलता रहे, वो चलता रहे। ठीक है जी, और कोई सवाल? यस सर। जी बोलिए, नाम बता दीजिए पहले अपना। हेलो सर, अब्दुल बासित। जी बासित प्लीज। सर, इन्होंने एक बात बोली है कि जहाज का कलर वाइट रखते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे रिसर्च के मुताबिक अमेरिका की एक एयरलाइन है, साउथ वेस्ट एयरलाइन, उनके जहाज का कलर ब्लू और मल्टी कलर है, जबकि उन्होंने वाइट यूज ही नहीं किया है। तो अगर कलर का इफेक्ट है तो उन्होंने इतना बड़ा कैसे रिस्क ले लिया कि उनका ऐसा मल्टी कलर है, पर्पल है, ऑरेंज है, येलो है। तो इस चीज को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें खिज़र। मुमकिन है वो जो कलर है वो लाइट कलर हो, क्योंकि सूरज की रोशनी लाइट कलर्स को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, जबकि डार्क कलर होता है तो अंदर का मतलब ज़्यादा इफेक्ट करती है डार्क कलर को। क्या वो लाइट कलर है? नहीं, डार्क कलर है वो। अगर आप सर्च करें गूगल के ऊपर साउथ वेस्ट एयरलाइन, तो उनका बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है। 80% कलर उनका डार्क ब्लू है, और 10% रेड और 10% येलो है। ये तो प्राइमरी कलर यूज किए हैं उन्होंने उसके अंदर, इसका मतलब ये मैंने देखा नहीं वैसे उनका जहाज कभी। लेकिन खिजर की एक बात से मैं एग्री करूंगा कि मतलब जब से जहाज बना 100 साल से के अंदर, जनरली जो कलर किया गया है जहाजों के ऊपर, अगर आप इस वक्त जहाज दुनिया में 5 लाख जहाज हैं, तो 10-20 जो आप बता रहे हैं साउथ वेस्ट के छोड़ के, उसके अलावा प्राइमरी कलर जो यूज हो रहा है वो मतलब वाइट ही यूज हो रहा है। उसके ऊपर फिर अपनी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप उसकी टेल के ऊपर तरह तरह के डिजाइन बना लेते हैं और कर लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी के अंदर तो वाइट ही अब तक यूज हुआ है। अब उन्होंने कोई जिद्दत की होगी, उन्होंने कोई अपनी रिसर्च की होगी, क्योंकि तीनों कलर जो आप बता रहे हैं तो प्राइमरी कलर है तीनों जो उन्होंने यूज किए उसके अंदर कलर। बट एनीवे, अच्छा जी, अब आप जरा मुझे बताइए कि इनकी प्रेजेंटेशन में क्या कमी है। एक बहुत बड़ी इन्होंने कमी छोड़ी है। और मैं ये देख रहा हूँ, देखिए इस वक्त मेरे पास मुझे 22 स्टूडेंट शो हो रहे हैं प्रेजेंटर को निकाल के 21, लेकिन सवाल सिर्फ 4 आदमी कर रहे हैं। तो बाकी जो 16 आदमी खामोश बैठे हुए हैं ना, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। क्लास पार्टिसिपेशन में उनके नंबर 0 है अभी तक 4 आदमियों के। सर ज़ैन हियर। जी ज़ैन। सर प्रेजेंटेशन तो अच्छी थी, लेकिन सर विजुअल इंफॉर्मेशन बहुत कम थी और कुछ डिटेल्स लैक कर रहे थे खिजर, और सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में भी प्रॉब्लम था। तो बस सर ये हैं कुछ डिफेक्ट्स, फ्लॉज जो इसको रिकवर करने चाहिए। जी बिल्कुल, ये और दूसरी बात ये कि इन्होंने एंडिंग प्रॉपर नहीं की है। यू हैव टू एंड इट परफेक्टली ना। आपने देखा होगा जिम्नास्टिक के अंदर वो कितने अच्छा परफॉर्म कर ले, अगर जिम्नास्ट जो है लैंड सही नहीं कर रहा है ना अपने सारे एक्सरसाइज दिखाने के बाद, तो उसके मार्क बहुत ज्यादा कट जाते हैं, लैंडिंग खराब हो। इनकी लैंडिंग जो है ना, इन्होंने जहाज को क्रैश कर दिया है। आप इनकी आखिरी स्लाइड देखें, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए आखिरी स्लाइड।
सर तुम खुद बताओ, आप बताइए मुझे। नहीं सर, एंड या कुछ होना आप चाहिए एंड के कि अंदर, फ्यूचर का थैंक बता यू रहा वेरी होता मच। मैं। देखें आपने इसके अंदर जो पहले आपसे पहले 3 प्रेजेंटर आए ना, उन्होंने तीनों ने एक काम किया है। उन्होंने अपना रिसर्च मटेरियल दिया है कि ये www फलाना www ये, वो उन्होंने अपना दे के अपना बताया है। आपने नंबर 1 आपने रेफरेंसेस अपने नहीं दिए कि मैंने कहाँ से ये मटेरियल लिया है। नंबर 2 आपने एंडिंग के अंदर नहीं किया। और ज्यादा आसान तरीका ये होता है, जैसे बात की है ना अभी जैन ने बात की है, आप आखिरी स्लाइड के ऊपर एक बड़ा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन मार्क कहीं से उठाएं और डाल के छोड़ के, और बस उसको आपको दी एंड लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन मार्क बता देगा जी यू आर रेडी टू टेक एनी क्वेश्चन। तो ये जरा चीजें ख्याल रखने की हैं। आपकी स्लाइड बहुत अच्छी थी, 5-6 आपने बनाई है। आपने कलर भी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से, एविएशन इंडस्ट्री से बड़ा अच्छा लिया, आपने व्हाइट लिया। और जबकि इनका जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है, इसको जाइएगा जाके देखिएगा कि उन्होंने क्यों प्राइमरी कलर यूज किए, डिफरेंट कलर जो डार्क कलर यूज सर किए। एक्सक्यूज मी सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। बासित ने मेंशन किया कि फ्लाइट साउथ वेस्ट फ्लाइट ब्लू कलर यूज करती है और रेड येलो आई गेस। सर उनसे उनको लॉस होता है, उनको पता है कि यार ये हमारे इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि सर अदर हैंड पे एमिरेट्स भी है, द लीडिंग एयरलाइन है सर इस वक्त, और वो मोस्टली अपने एयरक्राफ्ट वाइट रखती है। और एयर इंडस्ट्री में इस चीज़ को बहुत फोकस किया जाता है, जो पेंट वो यूज़ करते हैं। तो सर डिफरेंट वेवलेंथ के जो पेंट्स होते हैं सन पे ग्रेट इफेक्ट डालता है, तो ये उनकी इकोनॉमी पे एक बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। और साउथ वेस्ट ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो लॉस में जा रही है। तो उन्होंने सोचा था इसको रिवर्ट करने के लिए, तो मे बी नियर फ्यूचर में वो अपने एयरक्राफ्ट के कलर को वाइट में कन्वर्ट कर दें। ओके, थैंक यू फॉर योर इनपुट। ठीक है भाई। और मैं अगली क्लास के अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक दे दिए हैं। अभी मुझे सुनील का मैसेज आया था, उन्होंने अपना टॉपिक लिया है कि मॉडर्न ट्रेंड्स इन टूल क्या मशीनिंग के अंदर जो भी वो लेना चाह रहे हैं। तो मुझे कोई इतराज नहीं अगर आप अपना कोई टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी का लेना चाहें। लेकिन एक चीज तो है ना कि हमने पिछले 3-4 हफ्ते में 8-10 प्रेजेंटेशन देख चुके हैं। नाउ वी नो व्हाट ए गुड प्रेजेंटेशन इज, एंड वी नो व्हाट इज मीडियोकर या एवरेज प्रेजेंटेशन क्या होती है। अब इन 10 को अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज कौन सी है और अच्छी कौन सी है। तो आइंदा के लिए आप जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप गुड प्रेजेंटेशन जो आपके सामने या जो अच्छी आई है उनको जहन में रखते हुए अपना बनाएंगे। देखिए स्लाइड की एक्सप्लेनेशन करना में कभी इंसान से गलती भी हो सकती है। हर आदमी ओरेटर नहीं होता, हर आदमी को तकरीर का फन नहीं आता। ये वक्त के साथ साथ आप सीखते चले जाएंगे। ये अगर कोई कमी भी है तो कितनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप ऐसी चीज है कि जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं। असल चीज जो होनी चाहिए ना कि एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू इम्प्रूव, इसको हम कहते हैं ना CPI, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। कि आज आने वाला दिन आज के दिन से बेहतर होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ, अगली प्रेजेंटेशन इस प्रेजेंटेशन से बेहतर होनी चाहिए। ये आप अपना एक बेंचमार्क बना लें तो फिर जिंदगी आसान होती चली जाएगी, आपकी पढ़ाई आसान होती चली जाएगी। और ये पढ़ाई जो है ना, ये एक तरबियत गाह है। असल में तो जहां आपने जाके 35 साल या 40 साल जिंदगी गुजारने ना जिस जगह, वो है नौकरी। या अगर आप खुशकिस्मत हुए, अल्लाह ने आपको मौका दिया अपना कारोबार करने का, उसमें भी आपको लीड करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कैसे। आपको काम आता होगा तो आप बताएंगे ना किसी को काम कैसे करना है। तो जब तो ये कोशिश करें इसको करने की। अच्छा, मेरे पास आपका पूरा कोर्स का मटेरियल तैयार है। आज तो टाइम भी ओवर रन हो गया है, मैं आज तो कुछ नहीं करूंगा। अगली क्लास में ये करेंगे कि मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपके 36 तो पूरे हो जाए ना। एक दफा 5-5 नंबर तो मैं सबको दे दूं, उसके बाद भी देखा जाएगा क्या होता है। और दूसरे आज डीन साहब की मुझे मेल आई है, वो मिड टर्म की बात कर रहे हैं कि मिड टर्म आपके जनवरी के अंदर हमने करने हैं। तो मुझे कुछ अपना कोर्स मटेरियल भी कवर करना है, आपका ये भी करना है। मेरा मटेरियल जो है वो कोई इशू नहीं है, हम मिड टर्म के बाद भी हम पूरा कर सकते हैं। और मिड टर्म के उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए हैं। एक दिया है कि मैं आपको कोई असाइनमेंट दे दूं, 2 दिन में आप कंप्लीट करके दे दें। दूसरा ये दिया है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। पर्सनली मैं इस फेवर में हूं कि जो भी हमारी ये वीडियो है, जो प्रेजेंटेशन हमने की है, आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन की है, मैं इसमें से आपको 30 सवाल बना के दूंगा। और वो आप मुझे यकीन है कि आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा मैक्सिमम लगेगा, तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि मैं लोगों को रट्टा लगवाने में यकीन नहीं रखता। ये मेरी सर ऑनलाइन होंगे मिड टर्म? जी ऑनलाइन होगा मिड टर्म। पहले आपने कैसे दिया है?
सर पहले ऑनलाइन दिया था, लेकिन समर में तो हम लोगों को जो है वो फिजिकल एग्जाम हुए थे। नहीं, वो इस दफा तो उन्होंने ऑनलाइन की मेल आई है मेरे पास, और ऑनलाइन में वही होगा कि मैं LMS पे लोड कर दूंगा पेपर, आपके पास 4 घंटे होंगे जवाब देने के लिए, दैट्स इट। बट आई एम श्योर आप 1 घंटे में जवाब दे देंगे। ओके। मैं लोगों को रट्टा नहीं लगवाता, ये जो पाकिस्तान के अंदर रिवाज है ना कि रट्टा लगा के उन्होंने पूरा छाप दिया, नहीं। जो कुछ भी होगा, जो मैंने प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की उसमें से होगा, या आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो मैं देख रहा हूँ, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। मैं जो भूल चुका था चीजें 40 साल में, आपने मुझे याद दिला दी हैं वो चीजें, तो इन्हीं में से मैं सवाल बना के आपको दूंगा। और किसी ने अगर किसी सवाल का जवाब मोर देन 40 वर्ड्स लिखा तो मैं नेगेटिव मार्किंग कर दूंगा उसकी। मैं नहीं चाहता कि सर, यानी कि सवालात जो होंगे मिड टर्म के, ये जो हमारे तो आपका मिड टर्म का पेपर कितने नंबर का है? 30 का है ना सर? 30 नंबर का। 30 है ना, 30। जी सर। बस 30, आपको 30 सवाल होंगे, आपको 30 सवालों के आपको जवाब देने होंगे। कुछ का सवाल 1 लाइन, कुछ का जवाब 1 लाइन का होगा, कुछ के अंदर मल्टीपल चॉइस होगी, कुछ के अंदर मैं आपसे कहूंगा कि 40 वर्ड तक लिखते हैं इसके ऊपर, दैट्स इट। बस ओके सर, ओके। इट विल नॉट टेक यू मोर देन 60 मिनट्स टू कंप्लीट इट। ओके एक्सक्यूज मी सर, आपको 1 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा उन सवालों करने में, आपको 4 घंटे मिलेंगे। सर एक्सक्यूज मी। जी सर, उस्मान हियर। जी बोलिए। Sir, regarding presentation, I was hoping that I can make one on metal rolling, sir. इसमें सॉरी मैं मिस कर गया आपको। सर मैं मेटल रोलिंग का सोच रहा हूँ बनाने की प्रेजेंटेशन। रोलिंग? मेटल रोलिंग सर। मेटल रोलिंग मिल की बात कर रहे हैं आप? यू आर सेइंग यस, रोलिंग मिल्स। हाँ ये कहो ना, हॉट एंड कोल्ड एक्सेट्रा। हाँ बनाओ, ठीक है। अच्छा भाई मेरा टाइम खत्म हो रहा है, जूम आपको आउट कर दे।